डिस्कस करेंगे, कुछ किसको छोड़कर, फिजिकल इक्विलिब्रियम को छोड़कर। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम के हैं, बाकी आप क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताते जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। 59 से 61, 59 से 61 कितने लोग लगा कर लाए हैं? पक्का? ये बीच की मित्र मंडली कहाँ गायब है? क्या क्लास कहाँ गायब हो गई भाई? 59 से 61 को डाउट किसी को? हाँ भाई, 62 से 64, 64। A cylinder provided with a piston has some PCl5, पढ़ना इसको अच्छे से, which is in equilibrium with PCl3 and Cl2. The system is compressed, मतलब वॉल्यूम को कम किया कि ज्यादा किया? कंप्रेशन, कंप्रेस। एक्सपांड एक वर्ड होता है, एक कंप्रेशन वर्ड होता है, ध्यान रख लो। अगर कहीं भी एक्सपांड वर्ड लिखा है मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, ठीक है। और कहीं भी अगर ये वर्ड लिखा है कंप्रेस्ड, क्या लिखा है? कंप्रेस्ड, इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम को अपन ने क्या किया है? कम किया। पिस्टन को अपन ने नीचे प्रेस किया है, मतलब कम वॉल्यूम को क्या कर दिया अपन ने? कम कर दिया। तो देखो ध्यान से कि सर PCl5 का इक्विलिब्रियम दिया है हमको PCl3 प्लस Cl2 के साथ। वॉल्यूम हमने क्या किया है? कम किया है, ठीक है। कंप्रेशन किया है मतलब वॉल्यूम हमने क्या किया है? कम किया है। अगर वॉल्यूम कम करते हैं मतलब प्रेशर को क्या किया है? इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है? जिधर मोल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। मतलब ये किधर से आएगी? बैकवर्ड में। इधर 1 + 1 2 मोल है, इधर कितना मोल है? 1 मोल है। क्लियर है? वॉल्यूम डिक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज, तो रिएक्शन किधर जाएगी? लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, गैसियस मोल की तरफ। तो ये रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड में। किधर जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड में। क्लियर है सबको? तो अब आगे बढ़ो। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो PCl5 डिकम्पोज नहीं होगा, बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द सिस्टम रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी गलत है। तीसरा पढ़े, PCl3 और Cl2 क्या हो जाएगा? कंबाइन टू फॉर्म PCl5, ये सही है, ठीक है। ये वापस बैकवर्ड जा रहा है, मतलब ये कंबाइन होकर क्या बना रहा है? PCl5 बना रहा है। बस रिएक्शन को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया गया। 65, 66, 64 का फर्स्ट वाला गलत है। एक्सप्लोजन अकर मतलब बेसिकली कुछ रिएक्शन जो होती हैं, जैसे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे NCl3 बनता है, ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये PCl5 एक्सप्लोजिव कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी पड़ेगा तो आगे मिलता जाएगा इनऑर्गेनिक में, इसमें कि कौन एक्सप्लोजिव होता है कौन एक्सप्लोजिव नहीं होता है, वो मिल जाएगा, ठीक है। PCl5 एक्सप्लोजिव नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल तेरे को बता दूं, NCl3 जो बनता है वो एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। ऐसे कुछ और पड़ेगा आगे, TNT पड़ेगा, ट्राइनाइट्रोटोलिन, वो भी एक एक्सप्लोजिव होता है। ऐसे धीरे धीरे पड़ेगा तो पता चलता जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके कैसे है? बिल्कुल एक्सप्लोजन करते हैं। वो रिएक्शन ही ऐसे करते हैं जैसे कोई बम फूट गया हो, ठीक है। इस टाइप से एक्सप्लोजन करते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, और बोले 66 तक कोई डाउट किसी को? 66, NaNO3 is heated in a closed vessel, O2 is liberated and NaNO2 क्या है? बचा हुआ है। तो क्या लिखूं इसको मैं कि सर NaNO3 सॉलिड, ये सॉलिड होता है, नहीं पता है तो लिख लेना। NaNO2 भी क्या होता है? सॉलिड होता है। किसमें टूटेगा ये? ऑक्सीजन में। बैलेंस है क्या? नहीं, यहाँ पर सर हाफ लगा दो। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। NaNO3 सॉलिड और NaNO2 दोनों ही क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अगर नहीं याद है तो ध्यान रख लेना कि NaNO3 और NaNO2 दोनों ही क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सोल्ट होते हैं दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो पहले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन ऐड करने से और रिमूव करने से इक्विलिब्रियम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमने पढ़ा था कल। तो फर्स्ट वन गलत है, सेकंड वन गलत है। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उधर जाती है जिधर मोल्स क्या है? कम है। तो इधर बैकवर्ड में 0 मोल है और फॉरवर्ड में कितने हैं? हाफ मोल है। मतलब सर ये बैकवर्ड में जाएगी। तो बैकवर्ड में जाएगी लिखा है क्या? बैकवर्ड में जाएगी, सही लिखा है। तो थर्ड वन क्या है? सही है। फोर्थ वन आ जाओ। ये डिसोसिएशन हो रहा है, ये डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। सर ये क्या है?
डिसोसिएशन है, और डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होती हैं सर? एंडोथर्मिक। अगर ये एंडोथर्मिक है तो सर इसको टेम्परेचर बढ़ाने से आगे जाएगी और टेम्परेचर घटाने से पीछे आएगी, बट इसमें उल्टा दिया है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर से फॉरवर्ड, मतलब एक्जो का रिलेशन दिया। क्लियर है? तो जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछे तो सब हमारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए? एंडो और एक्जो। प्रेशर से बोले तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ज्यादा प्रेशर करे तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, प्रेशर कम करे तो ज्यादा मोल्स की तरफ। प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट एक दूसरे का रिवर्स होगा। और अगर हम बात करें किसकी, कि सर इनर्ट गैस को हम ऐड करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करें तो किधर जाएगी रिएक्शन? जिधर मोल्स क्या है? ज्यादा। क्लियर है? बढ़े आगे। 66 तक कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, लगा कर लाएं कि नहीं लगा कर लाएं? 67 से 70, 67 से 70 कौन सा? 68। ठीक है, देखो ध्यान से। पहली रिएक्शन एक एक करके अपन इसको मैच करते हैं कि इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपने को पेशेंस के साथ आंसर देना है, आराम से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से कि सर अगर हम बात करें, पहली रिएक्शन दी है अपने को एंडोथर्मिक। ठीक है, पहले अपन टेम्परेचर की बात कर लें। पहले तो पढ़े कि रिएक्शन को अपने को क्या ले जाना है। अगर हमें कुछ भी कंडीशन नहीं दे कि हमें फॉरवर्ड ले जाना है या बैकवर्ड ले जाना है, तो हम कौन सी डायरेक्शन मानकर चलेंगे? उसको फॉरवर्ड। अगर किसी ने नहीं लिखा है कॉपी में तो लिख लेना कि अगर कोई भी डायरेक्शन मेंशन ना हो तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? रिएक्शन को लेकर फॉरवर्ड में बात करेंगे, अदरवाइज हम उसको बैकवर्ड में बात कभी भी नहीं करेंगे। दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है अपने को। ठीक है, पहली रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्या? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सर पहले पी में ऑप्शन में मैच कर रहा हूं, फॉरवर्ड ले जाने के लिए पी में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। तो सर 1 तो इसमें बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर। अब अपने को आगे ले जाना। देखो इसका रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है क्या? इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, तो प्रेशर का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बोल दूं, फिफ्थ वन बोल दूं, तो 1 और 5 इसमें बिल्कुल क्या हो गया सर? सही है। ठीक है, सेकेंड वन में आ जाओ। सेकेंड वन में हम बात करें तो एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक को फॉरवर्ड ले जाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा सर? सेकेंड वन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो सामने इसको आगे की तरफ ले जाना है। पीछे 3 मोल है, आगे 2 मोल है, मतलब सर इसको कम मोल की तरफ ले जाना। किसकी तरफ ले जाना है? कम मोल की तरफ। अगर रिएक्शन कम मोल की तरफ जाना चाहती है मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। तो थर्ड वन सही है, देखो 2 और 3। ठीक है, लास्ट में आ जाओ। ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है, तो पहला तो सही होगा कि सर हाई टेम्परेचर है। फिर अब बात करते हैं प्रेशर की। फॉरवर्ड में सर 4 मोल है, बैकवर्ड में 2 मोल है। फॉरवर्ड में मतलब ज्यादा मोल्स की तरफ ले जाना। ज्यादा मोल्स की तरफ ले जाना मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो सर इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड वन। तो 1 और क्लियर है, तो ऐसे अपन इसको मैच कर लेंगे। क्लियर है? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सिंपल है ये, बस थोड़ा पेशेंस के साथ आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन को अपने को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डायरेक्शन अगर मेंशन ना हो तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेकर चलना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन लेकर चलना है? फॉरवर्ड। ठीक है, तो पहला एंडो, तो टेम्परेचर अपना क्लियर हुआ। पहले में डेल्टा एनजी 0, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा एक्जो, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड में मोल कम है, बैकवर्ड में मोल क्या है? ज्यादा है। बैकवर्ड में 2 + 1 3 मोल है और फॉरवर्ड में 2 मोल। मतलब सर फॉरवर्ड ले जाने के लिए, कम मोल की तरफ ले जाने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर मोल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। थर्ड वन में हम बात करें तो सर थर्ड वन में आगे की तरफ 4 मोल है, पीछे की तरफ 2 मोल है। ठीक है, मतलब सर ज्यादा मोल्स की तरफ ले जाना है, मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा सर? कम करना पड़ेगा, तो लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। क्लियर हो जाएगा? ये सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन मैच द कॉलम में हमसे पूछे जा सकते हैं। 1 और हाँ ठीक है, लिख दिया होगा जल्दी जल्दी में। ठीक है, हाँ भाई और बोले 70 तक कोई डाउट किसी को? 70 तक कोई डाउट? पक्का? बढ़ू आगे। 71 से 75, 71 भी देख लो और 72 भी देख लो, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, मार्क लगा कर रखें। 71 भी अच्छा क्वेश्चन है और 72
टू भी अच्छा क्वेश्चन, दोनों की मैं हिंट दे देता हूं आपको, एक बार दोबारा करना और हर एक क्वेश्चन को आप घर जाकर दोबारा करें, जो आपको लगे कि सर ये अच्छा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप करेगा, तो उसको दोबारा करें। a प्लस बी से c प्लस डी और d प्लस डी अपने को यहाँ पर एक a और b रिएक्टेंट है, a इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, b इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, c का स्मॉल c और d का स्मॉल d। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जैसा वो बोला जा रहा है वैसे वैसे हम उसको बढ़ते जाएंगे। उसने बोला कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए? लो, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाँ, यही बोला है क्या कि सर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर किसको बात कर रहे हैं? कंडीशन शिफ्ट्स टू बैक डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन इस कंडीशन पर किधर जा रही है? बैकवर्ड में जा रही है। ठीक है क्या? ये उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये अपने को गिवन है कि सर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड। पहले अपन टेम्परेचर की बात कर लेते, ठीक है, कि सर टेम्परेचर हाई करने से रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। टेम्परेचर, सर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड में। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड में जाती है? एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। मतलब सर ये रिएक्शन कंफर्म कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सर डेल्टा एच क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा। ये तो हमको को मिल गया कि सर डेल्टा एच लेस देन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। इसने बोला लो प्रेशर, क्या बोला? लो प्रेशर। सर लो प्रेशर मतलब प्रेशर को डिक्रीज किया। प्रेशर को क्या किया? डिक्रीज किया। प्रेशर को डिक्रीज करने से अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर जाती है? मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। किधर जाती है? मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। उसके अकॉर्डिंग किस तरफ जा रही है? बैकवर्ड में। अपने अकॉर्डिंग किधर जा रही है? मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मतलब सर बैकवर्ड में मोल्स ज्यादा है, फॉरवर्ड में मोल्स क्या है? कम है। क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि सर अपने अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन किधर जानी चाहिए? मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मोर नंबर ऑफ मोल्स मतलब सर बैकवर्ड में जा रही है, मतलब सर बैकवर्ड में मोल्स ज्यादा है और फॉरवर्ड में मोल्स क्या है? कम है। क्लियर है? तो सर क्या लिख दूं? सर a प्लस बी ज्यादा है और c प्लस डी क्या है सर? हाँ भाई, समझ में आया? c प्लस डी क्या है? कम है। तो जो उसने स्टेटमेंट दिया उसी स्टेटमेंट को पकड़कर चलो कि उसके अनुसार बैकवर्ड जा रही है, अपने अनुसार भी बैकवर्ड जब जाएगी जब पीछे क्या होने चाहिए? मोल्स ज्यादा होने चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, बाकी इसमें कुछ भी अपन ने नहीं किया। अगला भी ऐसे ही देखो, अगर हम अगले की बात करें तो सर ए यहां पर इक्विलिब्रियम है, स्मॉल एल एल प्लस स्मॉल एम इंटू एम। स्टाइकोमेट्री आगे ए है, पीछे एल और एम है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम को अपन ने क्या किया है? इंक्रीज किया है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज बोल दूं क्या? और बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो गया है सर? डिक्रीज हो गया। अल्फा क्या हो गया? डिक्रीज। अब इसको स्टेटमेंट को पढ़े कैसे? सर वॉल्यूम इंक्रीज करने से अल्फा डिक्रीज हो गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। मतलब सर ये रिएक्शन टूट कम रही है, मतलब डिसोशिएट क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब ये रिएक्शन किधर की साइड जा रही है? बैकवर्ड में जा रही है। ये सबको क्लियर हुआ? अगर अल्फा बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अल्फा घटता है तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। क्लियर है? तो यहां से मैं लिख दूं कि सर हमें कौन सी डायरेक्शन दी हुई रिएक्शन की? बैकवर्ड डायरेक्शन दी हुई। कौन सी डायरेक्शन दी हुई है? बैकवर्ड। अब आगे पढ़े कि सर अगर प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन किधर जाती है सर? मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। सही है क्या? मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मतलब सर बैकवर्ड में मोल्स ज्यादा है और फॉरवर्ड में मोल्स क्या है? कम है। क्लियर है सबको? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग मोर नंबर ऑफ मोल्स, उसके अकॉर्डिंग बैकवर्ड। मतलब सर बैकवर्ड में मोल्स ज्यादा है, फॉरवर्ड में मोल्स क्या है? कम है। मतलब सर ए की वैल्यू क्या होगी? एल प्लस एम से क्या होगी? ज्यादा होगी। ए की वैल्यू जो है वो एल प्लस एम से क्या होगी? ज्यादा होगी। बैकवर्ड में मोल्स ज्यादा है, फॉरवर्ड में मोल्स क्या है सर? कम है। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो दोबारा बोलना, मैं दोबारा बता दूंगा। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने M1 M2 M3 M4 के फॉर्म में आपकी क्लास में भी करवाया था। ठीक है, तो वैसे ही दोनों क्वेश्चन। क्लियर है सबको? हो जाएगा 75 तक। कोई और डाउट किसी को? 75 तक कोई डाउट किसी को? 78? इतना धीरे क्यों बोल रहे? जोर से बोल। 75 तक कोई डाउट? पक्का? 77 78 78
अब देखो ध्यान से, अगर आपने क्यूपी के वो पढ़ा था क्या, ये उसी का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर N2 प्लस 3H2 से हमें क्या दे रखा है सर, 2 अमोनिया। क्या दे रखा है, N2 प्लस 3H2 से 2 अमोनिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर H2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है अपने को 2 ATM, इसका दे रखा है 1 ATM, ये सब पार्शियल प्रेशर गिवन है अपने को, और अमोनिया का कितना दिया अपने को, 3 ATM। जब क्यूपी और केपी का क्वेश्चन होगा तो कभी भी आपको कोई इंस्टेंट मेंशन नहीं करेगा, केपी अलग से वैल्यू दे देगा। तो देखो ध्यान से, केपी की वैल्यू अलग से दी हुई है क्या, तो अपन इसके लिए क्या निकाल लें सर, क्यूपी निकाल लें। कैसे निकालें, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एट एनी टाइम की पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 एट एनी टाइम, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 एट एनी टाइम। पार्शियल प्रेशर कितना है सर, 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या सर, ये हो जाएगा 9/8। अब देखो ध्यान से, और केपी जो दिया हुआ है वो केपी क्या दिया आपने को, 4.28 इंटू 10 की पावर -5। केपी और क्यूपी में कौन बड़ा है, क्यूपी। सर क्यूपी केपी से बड़ा है, मतलब सर हम इक्विलिब्रियम के बाद भी आ चुके हैं, हमें वापस लौटना पड़ेगा। तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। याद है क्या भाई, एक डायग्राम भी बनाया था क्लास में, बड़े छोटे वाला, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कौन सा वाला बनाया था कि सर यहाँ पर क्या करो आप, बीच में क्या कर दो, हाँ भाई बोलो, बीच में किसको रख दें, के को। यहाँ पर क्यों रख दें और यहाँ पर क्यों रख दें सर, ये इससे बड़ा हो सकता है और ये इससे भी बड़ा हो सकता है क्या, जो अगर क्यू बड़ा है तो सर इधर लौटेंगे, और अगर ये छोटा है तो सर इधर लौटेंगे। क्लियर है क्या, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ये क्लास में नोट्स में लिखवाया था, ये उसी का एप्लीकेशन हो जाएगा क्या। क्यूपी और केपी के क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत इक्के दुक्के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांस है। इसका एप्लीकेशन आगे जब हम सोलिबिलिटी ये पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो इसका एप्लीकेशन काम आता है, कैसे नमक बनाया जाता है, कैसे HCl गैस बनाई जाती है, तो उसमें ये अपने को काम आता है। ठीक है, क्लियर है सबको, बड़ा आगे, बड़े आगे हो गया है सबसे, कोई जल्दी बोलो। किसने सर बोला भाई, यस सर बोला, ठीक, यस यस भी जोर से बोलता। क्लियर है सबको, हो गया 75 तक, 78 तक। केवल फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बचे हैं जो हम कल कर लेंगे। आपको 3 ELP मिलेगी आज, ठीक है, आपको कितनी ELP मिलेगी, 3 ELP। पहले हम कल 3 ELP डिस्कस करेंगे, साथ के साथ 79 से, अभी लिख लें, 79 से 82 4 क्वेश्चन ये है, 79 से 82 4 क्वेश्चन ये है, प्लस 3 ELP। ठीक है, 3 ELP प्लस ये यहाँ पर, ठीक है, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम 2 ELP तो कल डिस्कस हो जाए, ठीक है, ये चैप्टर खत्म मोस्टली आज हो जाएगा, बचेगा तो कोई छोटा मोटा कल 1-2 क्वेश्चन बचे तो बचे, बाकी ये मोस्टली अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट इस पर फोकस करके चलेंगे तो लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कोई वेरायटी के क्वेश्चन इस पर बनते भी नहीं। हो जाएगा सबसे, तो 4 क्वेश्चन ये, 3 ELP अभी आपको मिल जाएगी। फिर कल परसों अपन सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज को एक एक करके नंबर ले लेंगे, तो आपके ऊपर भी लोड नहीं होगा, अपन इसको आसानी से सोल्व कर दें, हो जाए। बढ़े आगे, तो लास्ट क्लास में सर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ भाई, बोलो भाई, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, घर जाकर पढ़ते हैं ना सब, घर जाकर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं ना, तो फिर दम लगा के बोलो। अभी तो खाया तुम लोगों ने नाश्ता, फिर दम नहीं लग रहा। हाँ भाई, पिछली क्लास में अपन ने फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखा। फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है जल्दी बताओ, कि सर फिजिकल इक्विलिब्रियम ये होता है जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, केवल एक फेज से दूसरे फेज में किसी सब्सटेंस का क्या होता है सर, ट्रांसफर होता है या इक्विलिब्रियम पर होता है। जैसे कि सर मैं बात करूं H2O सॉलिड, जो कि क्या होता है सर, आइस होती है, और किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा सर, H2O लिक्विड, उसके ये कौन से टेम्परेचर पर होता है इक्विलिब्रियम, फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ और लिक्विड के बीच में क्या होता है सर, आइस और वाटर के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम, बॉइलिंग पॉइंट पर किस किस के बीच में होगा, लिक्विड और गैस के बीच में। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कभी मेंशन नहीं करे वाटर का, तो अपने को पता होना चाहिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है,
और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? तो सर फिजिकल इक्विलिब्रियम यहाँ इसके ना तो मोल चेंज हो रहे हैं ना कुछ चेंज हो रहा है, केवल सर एक स्टेट फिजिकल स्टेट और दूसरे फिजिकल स्टेट के बीच में क्या होता है इक्विलिब्रियम होता है। इसी वजह से इसको अलग से लिखाया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ क्लब बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साथ जो केस होते हैं वो अलग होते हैं। वहां गैस के मोल बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, बट यहाँ हो सकता है गैस कहीं आए नहीं, यहाँ पर गैस कहीं हो सकता है आए नहीं। क्लियर है? तो अपने को ध्यान रखना है जब फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा सर, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के केस में कोई नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, इधर भी एक मोल तो उधर भी एक मोल, केवल एक इक्विलिब्रियम दूसरे इक्विलिब्रियम के साथ केवल किसका चेंज होगा उनकी फिजिकल स्टेट का। सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्लियर है सबको? या सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, या फिर एक टाइप का और इक्विलिब्रियम हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस, जो इसमें लास्ट में अपन इसको देखने वाले हैं। क्लियर है? तो अपने को ध्यान रखना है कि जब सर फिजिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का इफेक्ट पूछे तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्लिक क्या करनी चाहिए सर कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ठीक है? सॉलिड से लिक्विड जाना एंडो या एक्सो, सॉलिड से लिक्विड जाना एंडो या एक्सो, एंडो। लिक्विड से गैस जाना, सॉलिड से गैस जाना, गैस से सॉलिड आना, सॉलिड से गैस से सॉलिड आना, एक्सो। ठीक है? अगर एक डायरेक्शन में एंडो है तो उल्टी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर एंडो हो जाएगा। क्लियर है? सर जब भी हमसे टेम्परेचर का इफेक्ट पूछेगा तो सबसे पहले हम दिमाग में क्या लाएंगे सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक। एंडो को अगर ले जाना है आगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एक्सो को आगे ले जाना तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, वो हम देख चुके हैं। बात करते हैं वॉल्यूम की। यहाँ पर कोई गैस के मोल तो चेंज हो नहीं रहे। जब आप वॉल्यूम जब यहाँ पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो मोलिक्यूल क्या आना चाहेंगे बिल्कुल पास पास आना चाहेंगे, बिल्कुल क्या आना चाहेंगे पास पास। मतलब सर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, या डेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। जितने मोलिक्यूल्स पास होंगे उतनी डेंसिटी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अपने को ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर जिधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर कम हो जाएगा। लेसर वॉल्यूम की साइड या हायर डेंसिटी की साइड क्या होगी वो अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी उधर शिफ्ट हो जाएगी। ये अपने स्टेटमेंट पढ़ा था। साथ के साथ ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सर जनरली सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। यही हमने पढ़ा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसा हर किसी केस में नहीं होता। जैसे कि वाटर के केस में, वाटर के केस में जो आइस होती है वो सॉलिड है, जो वाटर है वो क्या है लिक्विड है। तो जो सॉलिड और लिक्विड जो होता है वाटर के केस में H2O के केस में, तो H2O सॉलिड का वॉल्यूम H2O लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या मिलता है सर H बॉन्डिंग मिलती है। अभी वर्ड ध्यान रखें, बाद में आपको इनऑर्गेनिक में ऐसा स्टेटमेंट लिखाया जाएगा वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों आइस फ्लोट करती है उसका रीजन आपको लिखाया जाए। क्लियर है सबको? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हर किसी केस में मैक्सिमम केस में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड का, और सबसे ज्यादा किसका होता है गैस का। बट अगर हमसे कहीं पूछ ले वाटर और आइस का केस, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है कम होता है। इसको नोट की फॉर्म में लिखाया था क्या? एक नोट आपने डेल्टा एनजी वाला भी लिखा था, उसने कल मेरे को नोटिस कराया, मैंने भी गलती से अगर कुछ लिखा था उसको खोलें एक बार। डेल्टा एनजी वाला नोट खोलें। डेल्टा एनजी 0 होगा तो प्रेशर चेंज किसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने कंसंट्रेशन चेंज भी लिखा है कहीं पे लिखा है तो उसको काट दें, गलती हो मेरी। ठीक है? मैंने जल्दी में अगर बोल दिया हो तो मैंने जल्दी में लिखा दिया होगा। कंसंट्रेशन चेंज काट दें। ठीक है? प्रेशर वॉल्यूम और इनर्ट गैस। ठीक है? वो जल्दी में अगर मैंने लिख दिया हो, प्रेशर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड में। क्लियर है? वो मैंने जल्दी में लिखा दिया होगा तो हो सकता है गलती हो गया, बट आप उसको लिख लें, सब हटा लें उसको, कंसंट्रेशन चेंज को क्या कर लें हटा लें। लिखा सबने? अब हम एक एक बात एग्जांपल करते हैं, आपको देखना है कि सर एक एक एग्जांपल में यहाँ पर क्या होने वाला है। फर्स्ट एग्जांपल CO2 सॉलिड से CO2 गैस की बात करें, CO2 सॉलिड से CO2 गैस की बात करें। अगर टेम्परेचर में, पहले तो मैं टेम्परेचर का इफेक्ट ये बताओ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? कि सर ये रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे पहले अपन। इसमें क्या देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से सर ये रिएक्शन किधर की साइड जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
हाँ भाई, जिसको नहीं आया वो पूछते जाना, क्योंकि सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से आगे की तरफ जाती है, टेम्परेचर घटाने से किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलते भी जाएं भाई। अब बात करते हैं सर प्रेशर की बात। सर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगी, लेस वॉल्यूम साइड। किधर जाएगी सर, लेस वॉल्यूम साइड। लेस वॉल्यूम साइड किसकी है, सॉलिड की या गैस की, सॉलिड की या गैस की, सॉलिड की। तो सर प्रेशर बढ़ाने से ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। किधर जाएगी ये रिएक्शन, बैकवर्ड में। सही है क्या। और प्रेशर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड में। उल्टा हो जाएगा सर, लिखते जाए यहां तक। अपने को दो स्टेटमेंट याद रखने हैं कि सर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लेस वॉल्यूम साइड या मोर, लेस वॉल्यूम साइड या मोर डेंसिटी साइड। ठीक है क्या। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एग्जांपल नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में H2O सॉलिड और किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, H2O लिक्विड के बीच में। ये क्या है सर, आइस है, और ये क्या है सर, वाटर है। रेगुलर क्लास आए भाई, आधे बच्चे रेगुलर क्लास नहीं आते हैं। पहली क्लास है सर, सो रहे थे, उठ नहीं पाए। हाँ भाई, लिखा सबने। फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। आइस सॉलिड होता है, वाटर होता है, ये केस बिल्कुल याद रखें। आइस सॉलिड है, उसके बावजूद भी उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है। लिक्विड के, उसके लिक्विड के रेस्पेक्ट में उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। बोलता जाए क्या। हाँ, वॉल्यूम कैसे कंसिडर किया, मतलब एक चैम्बर में सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी कि सॉलिड ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, गैस का वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई होगा। सॉलिड तो उसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो उसका वॉल्यूम इन जनरल सॉलिड का हमेशा कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, और गैस का और ज्यादा होता है। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉलिड के रेस्पेक्ट में किसको देखते हैं, गैस को देखते हैं। इसलिए उसका एक्टिव मास हम क्या लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, किसी केस में गैस होगा, जैसे मैंने उस केस में देखा तो उसमें गैस ही नहीं है, देखो सॉलिड और लिक्विड ही। ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। वहां पर जो एक्टिव मास की डेफिनेशन दी जाती है वो ऐसे दी जाती है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो गैस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, इररेस्पेक्टिव हो सॉलिड और लिक्विड, ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अपने आप को फैला सकते हैं, अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड और लिक्विड। ये मतलब होता है उसका। ठीक है। H2O सॉलिड और H2O लिक्विड। ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। सर ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या है सर, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन सर एंडोथर्मिक नेचर की है। अगर एंडोथर्मिक है तो पहला इफेक्ट हम टेम्परेचर का ही देखेंगे। सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन क्या आ जाएगी, फॉरवर्ड में। मतलब सर मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ जाएगा क्या, बोले भाई, आइस ज्यादा मेल्ट होगी क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ जाएगा। कुछ कहो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दूं। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रिएक्शन कहां चली गई, फॉरवर्ड में। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो गया, बढ़ गया।
मेल्टिंग आइस की बढ़ गई तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया कि बढ़ गया? फ्रीजिंग पॉइंट घट गया कि बढ़ गया? घट गया। तो जब कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट के साथ, अभी मैं प्रेशर का भी बताऊंगा, अगर कभी ऐसा होता है तो हम प्रेशर के साथ भी देखेंगे इसको। तो अपने को दूसरा देखना है, पहले देखें टेम्परेचर घटाने से बैकवर्ड रिएक्शन, अगर बैकवर्ड आई तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो गई सर? कम हो गई। मतलब सर आइस की मेल्टिंग अगर अपने को ज्यादा करानी है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर के साथ तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है, बट जब प्रेशर की बात आती है तो आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का भी पूछा जाता है कि यहाँ पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा। ये अभी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा पढ़ाया जाता है। अभी तो जनरल लाइफ बस नॉर्मल एग्जांपल दिया जाता है, बाकी यही चीज आपको वापस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसमें दी जाती है अपने को? किसमें? सॉल्यूशन चैप्टर में। थोड़ा सा मैं हिंट वापस दे देता हूं। हाँ भाई, सेकंड की बात करें, प्रेशर की बात करें, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाती है? बोले भाई, लेस वॉल्यूम साइड। किधर जाती है? लेस वॉल्यूम साइड। H2O सॉलिड, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है कि वाटर का? कि सर आइस का वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब सर प्रेशर इंक्रीज करने से ये रिएक्शन किधर जाएगी? जल्दी बोलो। फॉरवर्ड में। कोई दिक्कत किसी को? सर ये फॉरवर्ड में जाएगी तो मेल्टिंग ऑफ आइस भी, अरे बोलो भाई, मेल्टिंग ऑफ आइस भी बढ़ जाएगा। प्रेशर गया, टेम्परेचर अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन गई फॉरवर्ड में और मेल्टिंग ऑफ आइस भी बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। इसी वजह से कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व की, जो लोग कभी पहाड़ों पर इन पे जाते हैं तो उनको ध्यान रखना, एक बात ध्यान से रखना कि नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है वहां पर, टेम्परेचर नॉर्मल है, आप वही उस पर रखे हो, फिर भी आपको थोड़ी बर्फ दिखाई देती है। उसके पीछे रीजन क्या है? वहां प्रेशर क्या है? वहां प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, वहां प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। तो वो आइस फिर भी क्या होती है? वहां पर जमी हुई रहती। ठीक है, इसका और लॉजिक आप पढ़ोगे सॉल्यूशन चैप्टर में। अपने को ये ध्यान रखना है अभी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर की साइड शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी। फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी तो मेल्टिंग ऑफ आइस भी बढ़ जाए। अभी बस आपसे इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा अभी आपको फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इसका हम एप्लीकेशन कहां पर देखते हैं? कहां पर देखते हैं? सॉल्यूशन चैप्टर 12th में। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखना। प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूं, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूं तो ये रिएक्शन किधर जाएगी? मोर वॉल्यूम साइड। मतलब किधर की साइड जाएगी? बोलो भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा? यहाँ पर कम हो जाए। ठीक है क्या? मतलब सर आपसे ऐसा पूछेगा आइस की मेल्टिंग बढ़ानी है तो फेवरेबल कंडीशंस क्या है? सर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर मेल्टिंग ऑफ आइस को बढ़ाना है, मेल्टिंग ऑफ आइस को बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग ऑफ आइस को बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। लिख लें इसको, फिर वेपोराइजेशन की बात करते हैं। पहाड़ों वाली बात समझ में आई? प्रेशर वहां पर कम है तो मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। इसी वजह से वहां टेम्परेचर आपको ऐसा लगता है कि 23-24 डिग्री बना हुआ है। ऊपर ज्यादा थोड़ी सी ऊपर देखते हो तो वहां प्रेशर, जैसे हाइट पे चढ़ते हैं तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी वजह से वो जो आइस क्या होती है वो मेल्ट नहीं होती। टेम्परेचर नॉर्मल 23, 20, 22 बना रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होता है वो टेम्परेचर, फिर भी वहां आइस जल्दी से मेल्ट नहीं होती। क्यों? उसके पीछे ये रीजन होता है कि वहां प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई लिखें इसको। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना भाई, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी बस इतना ही पूछेगा आपसे
इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल 3 कर लिया अपन ने, 2 नहीं 3 कर लिया। अच्छा मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। लास्ट करते हैं वेपोराइजेशन। क्या होगा, किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा? H2O लिक्विड और, बोले भाई, H2O गैस के बीच। अगर उल्टा आता तो क्या होता है? कंडेंसेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस जा रहा हूं तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड आ रहा हूं तो कंडेंसेशन। सबको पता है, बेसिक वर्ड तो सबको पता है। अगर मैं लिक्विड से गैस जा रहा हूं तो वेपराइजेशन, अगर गैस से लिक्विड जा रहा हूं तो कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन बोले मतलब गैस से कहां पर आ रहे हैं अपन? लिक्विड में आ रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक की रिएक्शन सर क्या है? एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन सर एंडोथर्मिक है तो पहला हम इफेक्ट देखेंगे सर टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाया तो सर ये रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। मतलब वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड बढ़ जाएगा। क्या? वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या कि सर टेम्परेचर घटाया तो ये रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड में। और सर यहाँ पर वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या तो अगर आपसे बोले कि सर वेपोराइजेशन को बढ़ाना है तो आप टेम्परेचर को क्या कर देंगे सर? बढ़ा देंगे। दूसरा हम प्रेशर का देखते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाती? जल्दी बताओ। लेस वॉल्यूम साइड। किधर जाती है? लेस वॉल्यूम साइड। रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी सर? लेस वॉल्यूम साइड होगी। लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा कि गैस का वॉल्यूम ज्यादा? गैस का वॉल्यूम ज्यादा। मतलब सर ये किधर जाएगी प्रेशर इंक्रीज करने से? बैकवर्ड। बोलो भाई, रिएक्शन किधर जाएगी सर? बैकवर्ड। और प्रेशर डिक्रीज करने से सर? फॉरवर्ड। मतलब सर बैकवर्ड गई तो वेपोराइजेशन कम हो जाएगा। और सर अगर फॉरवर्ड गई तो वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। मतलब सर वेपोराइजेशन अगर H2O लिक्विड का बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। सर वेपोराइजेशन अगर हमें बढ़ाना है तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? आइस की मेल्टिंग बढ़ानी है तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और उस केस में अगर वेपोराइजेशन बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। हो जाएगा क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि दोबारा बताऊं? तो क्वेश्चन को सीधा ही ऐसे पूछेगा, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड को बढ़ाना है। केवल वाटर सॉलिड और लिक्विड वाला एक्सेप्शन है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो क्या बोलेगा? वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड को बढ़ाना है। तो वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस को बढ़ाना है तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर का इफेक्ट पूछे तो लेस वॉल्यूम साइड मूव करेंगे। और अगर हमसे टेम्परेचर का पूछे तो हम क्या देखेंगे? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये अगर आपको वेपोराइजेशन पूछा तो कंडेंसेशन पूछेगा तो आप रिएक्शन को क्या लिख दोगे? जस्ट रिवर्स करके लिख दोगे। और डेल्टा एच उसका पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगी सर? ये एक्सोथर्मिक। क्लियर है सबको? बोले भाई। अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस। ये आप अपनी जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हो। बता दो ये सेकंड वन। कितने एग्जांपल हुए? फोर्थ वन। हाँ भाई, यहां तक समझ में आया सूरज? क्या क्या बताया? बता देखो, बता क्या क्या बताया मैंने। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे देखते हैं? क्या चेक करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ठीक है। टेम्परेचर अगर एंडो है तो आगे जाएगा, एक्सो है तो बढ़ाने से पीछे आएगा, ठीक है।
प्रेशर का इफेक्ट हम कैसे देखेंगे सर, लेस वॉल्यूम साइड मूव करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस फेमस केस है, पहला मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा क्या, वेपोराइजेशन, दूसरा क्या, वेपोराइजेशन। तो ये दोनों ही इफेक्ट अपने को अच्छे से याद रखने हैं कि सर कंडेंसेशन भी पूछ सकता है, तो कंडेंसेशन के लिए हम क्या कर देंगे सर, इसको रिवर्स कर देंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो अगर यहाँ पर ये 2 से 3 केस हमसे पूछेगा कि सर सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम, गैस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम, गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, ये क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। जनरली हमें कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम फॉरवर्ड जाने की बात करते हैं, बैकवर्ड आने की बात कभी भी नहीं कर, इसलिए मैंने हेडिंग ही क्या लिखा है, फॉरवर्ड वाला वेपोराइजेशन, बैकवर्ड होता तो ये कंडेंसेशन। वहां भी मेल्टिंग लिखा है, अगर मैं वापस बात करता तो क्या होता, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें, अगर पहले मेल्टिंग है वापस होता तो ये फ्रीजिंग होता, तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग दो अलग अलग वर्ड है। मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, अगर वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं तो लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, और अगर यहाँ पर कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं तो गैस से लिक्विड की बात करें। कोई भी डायरेक्शन अगर मेंशन नहीं हो तो आप कौन सी डायरेक्शन लेकर चलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कहीं पर लिखा नहीं हो तो पेज के सबसे ऊपर लिख लें, इफ no direction is mentioned in question, if no direction is mentioned in question, if no direction is mentioned in question, if no direction is mentioned in question, then always take forward direction. If no direction is mentioned in the question, then always take forward direction. देन ऑलवेज टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिखा सबने, कोई भी डायरेक्शन हमें मेंशन नहीं हो तो हम फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन लेकर उसको सोल्व कर सकते हैं। अब सोलिबिलिटी ऑफ गैस पर आओ। बेसिकली होता क्या है, जनरल लाइफ में आपने देखा होगा कि गैस को कोई भी वाटर, या मैं जनरली जो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है वो वाटर होता है, और इसके साथ क्या बनाता है कि सर गैस प्लस जो वाटर है वो गैस के साथ इसका क्या बन जाता है सर, इक्विलिब्रियम बन जाता है। देखना ध्यान से, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई सोडा पीते हैं, तो आपको ध्यान होगा उसमें CO2 को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। यही किया जाता है, CO2 को किसके साथ नहीं किया जाता, देख रहे हैं ध्यान से। जो गैस होती है बेसिकली, उन गैस को क्या किया जाता है, अपने को उसमें मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सर जो गैस होती है वो सोल्यूट होती है। ये क्या होती है सर, सोल्यूट होता है। वाटर क्या होता है सर, यहाँ पर सोलवेंट, और दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है सर, सॉल्यूशन। ये गैस मैंने किस फॉर्म में लिखा है कि सर सॉल्यूशन जो वाटर में मिक्स हो चुकी, ये वो गैस है कि जो सर, सो गैस जो है वो लिक्विड में जो मिक्स हो चुकी, ये वो वाली गैस है जो किसको बनाया, यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया। तो होता क्या है कि सर किसी गैस को पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, और इन जनरल कुछ गैस पानी के अंदर मिक्स भी होती है, जैसे CO2 जो ओशियन होते हैं, आपको पता होगा कि CO2 का बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर का काम करते हैं, ठीक है। जो अपना ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, वो CO2 को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। बेसिकली वो जो CO2 उसकी जो लेवल पर होती है, उस CO2 को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके H2CO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत लो लेवल का वहां पर जो H2CO3 होता है बहुत कम एसिडिक होता है, ठीक है, बहुत कम एसिडिक रेंज होती है। तो CO2 का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, जनरली जो C होते हैं, अगर हमारे पास C खत्म हो जाए मान लो, तो हमारे पास CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर CO2 को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, ये O2 को भी करते हैं, दोनों को करते हैं, बट CO2 का एक्सटेंट अलग होता है। हर किसी गैस की सोलिबिलिटी का फैक्टर डिपेंड करता है कि वो कौन सी गैस है, ठीक है। वो अलग अलग फैक्टर उनके लिए हेनरी कांस्टेंट होता है, वो हम अगले चैप्टर में सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि अपने को ध्यान रखना है कि सर एक गैस जो है वो लिक्विड में ली है, जो अपन ने क्या किया, इसको मैं जनरल लिख दूं या सॉल्यूशन लिख दूं, इसको गैस की जगह आप इसको क्या लिख दो सर, कि सर आपको इसको सॉल्यूशन लिख दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी सोल्यूट को सोलवेंट में अपन ने मिक्स किया और वहां पर क्या किया, अपन ने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। गैस लिखा तो भी ठीक है, गैस के बगल में सॉल्यूशन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। हुआ क्या कि सर एक गैस थी, वो पानी में जनरली ऐसे तो मिक्स होने वाली नहीं है, आपने ऊपर गैस रख दी, जल्दी से मिक्स तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि सर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल के पास एनर्जी क्या है सर, कम है, ठीक है।
मतलब सर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो आसानी से एक जगह पर तो टिकने वाले नहीं। तो अपन क्या करेंगे सर कि अगर मान लो कि ये मेरा एक चेंबर है, तो इस चेंबर को मैं क्या करूं, एक लाइव एग्जांपल आपकी जनरल लाइफ का, फिर मैं इसको इस पर आऊंगा। जब आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं, जब आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो एक आवाज सी आती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि सर उस गैस को हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर उसमें क्या किया हुआ हमने, अंदर फिट किया हुआ। क्लियर है? क्योंकि गैस जनरली उस लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा है और लिक्विड के पार्टिकल के पास एनर्जी कम है। गैस के जो पार्टिकल हैं वो रेंडमली मूव कर सकते हैं, इसलिए वो आसानी से उसमें मिक्स नहीं होंगे। क्यों? कि सर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास पास है, दूसरे मॉलिक्यूल को एंट्री बिल्कुल भी नहीं देंगे जब तक हम उस पर क्या अप्लाई नहीं करें, प्रेशर अप्लाई नहीं करें। क्या अप्लाई नहीं करें? प्रेशर अप्लाई नहीं करें। अगर आपने जनरल सोडा सोप से पिया होगा, जो उसके पास एक ऐसा कुछ होता है, देखा होगा आपने, तो उसमें कुछ पहले पानी डालता है, फिर उसके अंदर वो गैस को उसमें फिज करता है। अगर आपने देखा हो तो एक सिलेंडर टाइप का उसके पास रखा होता है, वो उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पर CO2 गैस होती है। हाई प्रेशर पर क्या होती है? CO2 गैस होती है। और जैसे ही वो पानी में उसको डालता है तो हाई प्रेशर, इतने प्रेशर से उसमें जाती है कि उसमें क्या हो जाती है, वो थोड़ी बहुत लेवल तक मिक्स हो जाती है। ठीक है? बट अभी भी उस गैस के मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है, अगर आप ओपन में रख दें, दो एग्जांपल आपके सामने कि सर उस लिक्विड कोल्ड ड्रिंक को मैंने खोल के रख दिया, ठीक है, आपने ऊपर रखा, ढक्कन था, आपने खोल के रख दिया, थोड़ी देर बाद पियोगे तो शायद आपको वो चीज नहीं नजर नहीं आएगी, सर इसमें गैस बची ही नहीं ये लगेगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि सर गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आपने पैक किया हुआ था तो आपने प्रेशर को क्या किया हुआ था, बढ़ाया हुआ था। तो जितना ज्यादा उस पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, इसी वजह से वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो किसमें जाकर मिक्स हो रहे थे, उस वाटर के अंदर मिक्स हो रहे थे। वो जनरली एक शुगर सॉल्यूशन ही होता है, उसके अंदर वो फ्लेवर्ड मिला देते हैं, जैसे कोका कोला हुआ तो फ्लेवर्ड मिला देंगे, बाकी वो शुगर सॉल्यूशन ही होता है। उसके अंदर अपन ने क्या मिक्स किया हुआ है, गैस को मिक्स किया हुआ। ठीक है? दूसरी चीज, अगर आपने उसको हटाया तो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दो टाइप की कोल्ड ड्रिंक लेना, एक तो बिना ठंडी लेना और एक ठंडी लेना, दोनों लाइव एग्जांपल है। आप बिना ठंडी जब लेंगे, उसको जैसे ही खोलेंगे तो जल्दी से क्या हो जाएगा, गैस बहुत जल्दी बाहर निकलेगी। बट ठंडी कोल्ड ड्रिंक को जब आप खोलेंगे तो गैस आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक में टेम्परेचर कम किया हुआ। क्या किया हुआ? टेम्परेचर कम किया हुआ। टेम्परेचर जब कम किया हुआ तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आपने क्या की हुई है, कम की हुई है, वो आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। जब धीरे धीरे सराउंडिंग से एनर्जी लेते जाएंगे, धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो भी बिल्कुल जैसी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक है, बिना ठंडी की हुई और ठंडी की हुई भी 1-1.5-2 घंटे बाद वैसी ही नॉर्मल हो जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि सर गैस का जो डिसोल्यूशन होता है या गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है सर, एक्सोथर्मिक होती है। कैसे होती है ये भी बता देता हूं कि सर सोल्यूट को हमने किसमें मिक्स किया है, सोलवेंट के अंदर मिक्स किया है। पहले गैस के पास इंडिविजुअल पार्टिकल थे, एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। हम दो केस चेक करेंगे, फाइनल में एनर्जी क्या है, इनिशियल में एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही हमने किया था। डेल्टा एच कैसे निकालता, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो सर ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आता है तो सर ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, आप देखना भी ध्यान से, ये मैंने लिक्विड लिखा हुआ है, अगर मैं लिक्विड के अंदर इन जनरल पहले अगर मैं बात करूं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो है, ये गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल रेंडमली फ्री आसानी से मूव कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि सर हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर क्यों लगाया कि सर वो आसानी से किसके अंदर एंटर कर सके, आसानी से लिक्विड के अंदर क्या कर सके, वो एंटर कर सके, इसलिए हमने प्रेशर क्या लगाया, यहाँ पर हाई लगाया। तो हम क्या करेंगे सर कि हम एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड के अंदर हमने गैस को क्या किया सर, मिक्स किया। अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो हमने क्या करना है सर, पहले गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा थी, जैसे ही ये मिक्स हो गए तो इसकी एनर्जी क्या हो गई सर, कम हो गई। मतलब सर फाइनल पार्ट जो हमारा सॉल्यूशन बनकर आया, उस सॉल्यूशन के अंदर गैसेस पार्टिकल की एनर्जी कम है और इनिशियली जो गैसेस पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्या है सर, ज्यादा है। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो डेल्टा एच क्या आना चाहिए, डेल्टा एच क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो गैस का जो सोल्युबिलिटी होती है वो हमेशा किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझना कि सर हम बात करें गैस के जो पार्टिकल्स थे
वो गैस के पार्टिकल्स पहले फ्रीली मूव कर पा रहे थे, अब जब आपने उसको किसके अंदर रख दिया, लिक्विड के अंदर उसको डाल दिया, तो होगा क्या सर, लिक्विड के अंदर जैसे ही इसको डालेंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। मतलब सर इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी, फाइनली एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी क्या आएगी सर, नेगेटिव। तो गैस का जो सोलिबिलिटी होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस को अगर हमें आगे ले जाना है, मतलब सर सोलिबिलिटी को बढ़ाना है, यही हमें करना है कि अगर हमें सर आगे ले जाना है एक्जोथर्मिक प्रोसेस को, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कभी भी आपसे सोलिबिलिटी का क्वेश्चन पूछे तो आप दिमाग में एक बात याद रखना सर, कोल्ड ड्रिंक जितनी ठंडी होगी, जितनी बंद होगी, उतनी ही हमारे काम ज्यादा आएगी। मतलब सर जितनी ठंडी होगी उतनी ही गैस का वहां पर सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सर उसकी हम एनर्जी घटाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी उतने ही गैस के मॉलिक्यूल उसके अंदर रह पाएंगे। अगर वो गर्म होगी तो गैस के मॉलिक्यूल सराउंडिंग हीट लेकर वापस बाहर निकल जाएंगे, और उसको हम हाई प्रेशर पर, अगर हाई प्रेशर पर उसको बंद करेंगे तो आसानी से उसमें क्या हो जाएगा सर, डिजोल्व हो जाएगा। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कम। मतलब सर हम एक एग्जांपल याद रखें, कोल्ड ड्रिंक, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, सोलिबिलिटी ऑफ गैस के लिए। किसके लिए, सोलिबिलिटी ऑफ गैस के लिए। तो पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख लें कि सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो उल्टा होगा। पहले तो सर टेम्परेचर डिक्रीज करें, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सोलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी क्या, समझ में आया कि नहीं आया भाई, अरे कुछ तो बोलो भाई। सोलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। और सर अगर हम टेम्परेचर हम क्या कर दें सर, इंक्रीज, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी सर, घटेगी। क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सोलिबिलिटी ऑफ गैस, किसी गैस की सोलिबिलिटी जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस को नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाती है। फॉरवर्ड ले जाना है मतलब सर हमें उसको क्या करना है, उसको, उसकी सोलिबिलिटी को बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो सर फॉरवर्ड में गैस के मोल्स ज्यादा हैं, बैकवर्ड में वो गैस के मोल नहीं बचे, वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो लिक्विड के अंदर क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, वो लिक्विड के अंदर क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। क्लियर है। या फिर हम इसको ऐसे समझें कि सर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर वॉल्यूम क्या हो, कम हो, जिधर वॉल्यूम क्या हो, कम हो। पहले गैस का भी वॉल्यूम है और वाटर का भी वॉल्यूम है, जब गैस उसमें मिक्स होगी तो गैस का कोई वॉल्यूम यहाँ पर नहीं बचा, केवल किसका बच गया वॉल्यूम, जो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया था। तो पहली चीज कि सर अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में मतलब सोलिबिलिटी बढ़ेगी, और सर अगर हम प्रेशर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी सोलिबिलिटी क्या होगी सर, बढ़ेगी। लिख लें भाई, अगला पॉइंट इसमें लिखें कि सर प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी सर। आपको अगर कभी भूल जाए तो आप क्या याद रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक। आप क्या याद रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक। लिख लेना इसके बगल में, अगर हम कभी भूल जाए तो हम क्या याद रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सर सोलिबिलिटी ऑफ गैस को बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो, और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। बगल में क्या लिख लें इसके, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कब अच्छी लगती है सर, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, मतलब सर अच्छे से पैक होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या कि सर उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिखा सबने, नीचे लिखें, solubility of favorable condition for solubility of gas, favorable condition of solubility of gas, favorable conditions for solubility of gas is high pressure and low temperature, high pressure and
लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। फेवरेबल कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, बगल में क्या लिख लेना, अगर किसी ने लिख लिया हो पहले तो ठीक है, नहीं तो बगल में क्या लिख लेना, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, वो सबसे अच्छा याद रखने का तरीका है, कभी भूल भी जाए तो बगल में क्या लिख लेना, कोल्ड ड्रिंक। अब हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन बचे थे, किसके 2 या 3 क्वेश्चन किसके बचे थे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। 3 क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन आप करना, बस यही क्वेश्चन उसमें सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें। मॉड्यूल देना किसी के पास है तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है, बस प्रिंसिपल बेसिक हमें समझ में आना चाहिए। 65 देखें, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी हाई, वही हमने पढ़ा था अभी। 65 वो क्वेश्चन है। 65 के बाद अगर हम बात करें कौन सा था, 74 लिक्विड गैस दिया है, इफ प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करने से रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर वॉल्यूम क्या है, कम है, तो वाटर, मोर वाटर इवोपरेट्स, ये नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बनेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये भी देख लो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर बॉइलिंग पॉइंट वाटर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर कैसे कमेंट करें, ये हटा दो बीच वाला। 74 क्वेश्चन आप लिख लें, साथ के साथ होमवर्क में लिख लें, ज्यादा बढ़िया होगा। 74 क्वेश्चन देखो ध्यान से कि सर H2O लिक्विड से H2O गैस जा रहा है, क्या जा रहा है, H2O लिक्विड से H2O गैस जा रहा है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। यार ये रिएक्शन क्या है सर, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो हमसे पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है, प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, सर प्रेशर इंक्रीज करने से लेस वॉल्यूम साइड जाएगी, और लेस वॉल्यूम साइड किसकी है सर, लिक्विड की या गैस की, लिक्विड की। मतलब सर प्रेशर इंक्रीज करने से ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। बॉइलिंग पॉइंट घट गया कि बढ़ गया, सोचें आराम से, फिर से आंसर दें कि सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया, घट गया, आराम से सोचें। अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो गैस ज्यादा बनेगी कि लिक्विड ज्यादा रहेगा, आराम से सोचो। बॉइलिंग पॉइंट, अगर 2 लिक्विड है आपके पास, पहला लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड 1 है और लिक्विड एक 2 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ज्यादा वेपर बनाएगा कि ये ज्यादा वेपर बनाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो जिसमें वेपर ज्यादा बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें वेपर कम बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है, सीधा सा स्टेटमेंट याद करें, जिसमें वेपर ज्यादा बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें वेपर कम बनेगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, ज्यादा होगा। क्लियर है, ऐसा ही मेल्टिंग के ऊपर देख सकते हैं, उसमें पूछेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा। मतलब सर ये रिएक्शन बैकवर्ड में गई, बैकवर्ड में गई तो सर H2O लिक्विड का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, H2O लिक्विड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। मतलब सर वहां पर लिक्विड तो ज्यादा है और गैस क्या है सर, कम है, मतलब गैस का जो फॉर्मेशन है वो घट गया, मतलब सर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया सर, बढ़ गया। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली अगर आप करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सर लिक्विड सॉलिड लिक्विड में लिक्विड अगर ज्यादा बन रहा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, लिक्विड अगर कम बन रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। क्लियर है सबको, फ्रीजिंग पॉइंट या तो 0 या 0 के आसपास रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा पानी का। कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा, हाँ भाई बोलो भाई, पीछे हो जाएगा। तो अपने को बस नॉर्मल आंसर करना है, इसमें ज्यादा कुछ डीप क्वेश्चन अपन से नहीं पूछेगा। हाँ भाई बढ़े आगे। 76 तो हो जाएगा। ऑन कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम किया कि ज्यादा किया, कम किया। ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, एंडो है, तो टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड में आएगी, मतलब ज्यादा सॉलिड ही होगा। ठीक है, CO2 गैस, CO2 सॉलिड ज्यादा बनेगा तो कौन सा आ जाएगा, मोर गैस इज सॉलिडिफाइड। ठीक है, हो जाएगा। तो एक बार फिर करना, जो 3 क्वेश्चन बचे थे, इसके बाद जो भी अगर बचेगा तो अपन उसको सोल्व यहाँ पर कर लेंगे। और आपको यहाँ पर अभी 3 ELP मिलेगी, 3 ELP में फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पर ली चैटलर के प्रिंसिपल के क्वेश्चन ही है। लास्ट वाली ELP में जरूर वेपर डेंसिटी के 1-2 क्वेश्चन है, बाकी पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पर ली चैटलर के एप्लीकेशन वाले ही क्वेश्चन। क्लियर है, बढ़े।
लिखें मेथड, हेडिंग डाल के लिखें मेथड टू कैलकुलेट, मेथड हेडिंग डाल के लिखें मेथड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेथड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेथड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मेथड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी, बाय वेपर डेंसिटी, method to calculate degree of dissociation by vapor density, method to calculate degree of dissociation by vapor density। लिखा सबने? जैसे अगर आप बात करें, यहां पर दो टर्म यूज की जाएंगी, पहले मैं उसको मेंशन कर देता हूं। इनिशियली अगर देखा जाए PCl5 को मैंने किसी चेंबर में रखा तो सर इनिशियली केवल PCl5 होगा, थोड़ी देर बाद में PCl5 और PCl3 और Cl2 के बीच में क्या आ जाएगा सर? इक्विलिब्रियम आ जाएगा क्या कि सर थोड़ी देर बाद में PCl5, PCl3 और Cl2 के बीच में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाए कि सर थ्योरेटिकली आप क्या बोलेंगे कि सर हमने तो एक चेंबर में किसको रखा था? PCl5 को रखा था, तो थ्योरेटिकली हमारे पास तो PCl5 प्रेजेंट होना चाहिए था, यही हुआ। बट थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि सर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस जो है वो आपस में टकराकर किसमें कन्वर्ट होने लग गए? PCl3 और Cl2 में। और ये मॉलिक्यूल जब थोड़ी सी कंसंट्रेशन इनकी बढ़ी तो वापस ये टकराकर किसमें कन्वर्ट होने लग गए? PCl5 में। और सर एक ऐसा टाइम आया जब PCl5, PCl3 और Cl2 के बीच में दोनों की रेट क्या हो गई सर? इक्वल हो गई। यही मतलब है। मतलब सर अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो सर हमने वेसल में थ्योरेटिकली हमसे पूछा जाए तो सर थ्योरेटिकली तो केवल हमारे पास क्या था? PCl5। थ्योरेटिकली हमारे पास क्या था? PCl5। बट थोड़ी देर बाद देखा कि सर वहां पर PCl5 भी है और PCl3 भी है और Cl2 भी है। मतलब सर थ्योरेटिकली तो हमारे पास केवल PCl5 होना चाहिए था, बट जब ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्व होने के बाद सर वहां पर PCl5 भी है और PCl3 भी है और Cl2 भी है। क्लियर है? तो यहाँ पर थ्योरेटिकल वर्ड यूज करेंगे और ऑब्जर्व यूज करेंगे। थ्योरेटिकल वर्ड का मतलब केवल वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए था सर? रिएक्टेंट। बट ऑब्जर्व किया गया तो सर वहां पर रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। यही मतलब है कि सर किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो वर्ड यूज किए जाएंगे यहाँ पर, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल का मतलब केवल क्या है कि सर किसी रिएक्शन चेंबर वेसल के अंदर केवल हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए था, बट रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके वापस क्या बना दिए सर? प्रोडक्ट। और थोड़ी देर बाद में प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? रिएक्टेंट में। और एक दोनों के बीच में क्या आ गया सर? इक्विलिब्रियम। तो सर ऑब्जर्व जब किया जाएगा तो उसमें रिएक्टेंट भी मौजूद होगा, प्रोडक्ट भी मौजूद होगा। बट थ्योरेटिकली अगर हमसे बात करें तो हमने क्या लिया था वहां पर? रिएक्टेंट। क्या लिया था थ्योरेटिकली हमने? रिएक्टेंट। अगर मैं बात करूं इनिशियली, देखते हैं ध्यान से कि सर इसका इनिशियली 1 मोल है, इसको छोटा लिखेंगे क्योंकि टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो छोटा लिखूं इसको मैं। PCl5 से हम जा रहे हैं सर PCl3 प्लस Cl2 में। अगर इनिशियली मैं देखूं तो इसका इनिशियली 1 मोल है, इसका अगर मैं t इक्वल टू 0 पर बात करूं, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर बात करूं तो 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं या 1 माइनस अल्फा लिख दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि एक्स और अल्फा क्या हो गया यहाँ पर? इक्वल होगा, क्योंकि इनिशियल मोल हम कितना लेकर चले? 1। तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर अल्फा। अगर मैं बात करूं इनिशियली, यहाँ पर मैं मोल लिख रहा हूं, ठीक है? पहली बात में लिख रहा हूं क्या? टोटल मोल्स। क्या लिख रहा हूं? इनिशियली टोटल मोल्स कितने हैं और यहाँ पर कितने हैं सर? इनिशियली टोटल मोल 1 है और यहाँ पर कितने हैं? 1 प्लस अल्फा। सही है क्या? क्लियर है? थ्योरेटिकली जब हम वर्ड यूज करेंगे तो केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। और ऑब्जर्व की जब हम बात करेंगे तो सर उसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी। क्लियर है कि सर हम टोटल मोल्स अगर इनिशियल लें तो 1 मोल था, और सर जब हमने ऑब्जर्व किया इनिशियली 1 मोल था तो कितने मोल्स हो गए टोटल? 1 प्लस अल्फा मोल हो गए। ठीक है? बट सर एसटीपी एनटीपी पर अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, क्या निकालूं सर? एसटीपी वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी। क्या हुआ भाई? बोल ले, कोई डाउट है तो पूछ ले। वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल लो। मोल्स पता है तो वॉल्यूम कैसे आता है?
22.4 इंटू मोल्स, तो इसके वॉल्यूम कितना हो गया सर 22.4। इसके मोल कितने हो गए 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा। बोले भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या कि सर ये तो थ्योरेटिकली वॉल्यूम है, ये क्या है सर थ्योरेटिकली वॉल्यूम है, और ये क्या है सर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनिशियली अगर आपने PCl5 रखा तो थ्योरेटिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए था PCl5, बट थोड़े टाइम बाद अगर ऑब्जर्व किया गया तो उसमें PCl5 भी है, PCl3 भी है और Cl2 भी है। तो हुआ क्या, अगर इनिशियली मोल देखें तो सर इनिशियली 1 मोल है, और अगर ऑब्जर्व्ड मोल देखें तो सर हमारे पास कितने 1 प्लस अल्फा मोल है। अगर हमने STP पर सर वॉल्यूम निकाला तो गैस का पहले वॉल्यूम 1 मोल के अकॉर्डिंग 22.4 लीटर आया, जिसको हम थ्योरेटिकली वॉल्यूम बोल रहे हैं, और सर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम देखा गया तो 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा के बराबर यहाँ पर इंक्लूड हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब वहां पर हम बात करते हैं कि सर इसको लिखें, पहले इसको लिखें फिर मैं आगे बताता हूँ। इसमें टेबल नहीं जाएगा, नीचे लिख लो, बस नीचे लिख लो, या बगल में लिखोगे तो बगल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लिख लो। बगल में लिखना चाहो तो बगल में लिख लो, या नीचे लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख दो, इसको यहीं छोड़ दो। सिंपल एक फॉर्मूला आता है उसका, ये डेरिवेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट कराएं तुमको, तो कुछ ज्यादा ही देख रहा दिखता है आजकल, है ना? देखेंगे, टाइम मिलेगा उसमें थोड़ी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ज्यादा ही देख रहा है आजकल, यही तो मैंने बोला था। लिखा सबने? यहां पर VT क्या है थ्योरेटिकल वॉल्यूम, और V नॉट क्या है ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। इसका कोई काम नहीं है, जहां पर ये वर्ड यूज होगा मैं बताऊंगा उसको कि कहां पर लिखना है वर्ड। अब हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी की, ठीक है? तो यहाँ पर हम 2 वर्ड यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी होती क्या है पहले तो फॉर्मूला बताओ। m/2, सबको याद है m/2? सर m/2 से पहले एक फॉर्मूला और था कि सर वेपर डेंसिटी इज ए रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है? वेपर डेंसिटी इज ए रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तो अगर मैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी की बात करूं, सर dt लिख रहा हूं, इसको मैं dt लिखता हूं या फिर कैपिटल D से लिखता हूं, जैसे भी आप लिखना चाहें, या तो इसको हम dt लिखते हैं या कैपिटल D से लिखते हैं, इसका नाम भी मैं लिखा दूंगा आगे। हाँ भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मतलब सर वेपर डेंसिटी एक तरीके की रिलेटिव डेंसिटी है, तो क्या मैं इसको वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं क्या? अरे बोलो भाई, बोल सकता हूं? वेपर डेंसिटी भी एक तरीके की क्या है सर रिलेटिव डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो इसकी जो डेंसिटी है या वेपर डेंसिटी जो है वो इसके थ्योरेटिकल वॉल्यूम के क्या होगी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लिख सकता हूं क्या? तो सर ये क्या हो जाएगा यहाँ सर 1/, और बोलो भाई, और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, और इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर क्या लिख दूं 1/22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। dt क्या है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, और यहां पर अगर हम बात करें स्मॉल d या d नोट क्या है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर लिख दें यहां पर dt और कैपिटल D इक्वल टू कितना थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, और स्मॉल यहां पर d नोट और स्मॉल d को हम क्या लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। लिखा सबने कि सर डी नोट या डी को हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, dt या कैपिटल D को हम क्या लिखेंगे थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल मतलब किसकी बात करेंगे? केवल रिएक्टेंट की बात करेंगे कि इनिशियली थ्योरेटिकल वहां पर रिएक्टेंट होना चाहिए था,
बट ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। अगर मैं dt अपॉन डी नोट का रेशो लूं तो क्या आएगा dt अपॉन डी नोट का रेशो कि सर dt अपॉन डी नोट का रेशो आएगा v नोट अपॉन vt। सही है क्या कि सर dt अपॉन डी नोट का आप रेशो लें तो क्या आएगा v नोट अपॉन vt। अगर मैं यहां पर इसको ऐसा लिखूं तो सर dt बाई डी नोट, v नोट कितने के बराबर है सर 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा, और सर यहां से vt कितने के बराबर है सर 22.4 के बराबर, वही वहां से लिखना है। ठीक है, vt कितना 22.4 और v नोट कितना 22.4 इंटू 1 प्लस अल्फा, रेशो लिया। ठीक है, dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी नोट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेशो लिया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर आएगा। हाँ भाई समझ में आया तक क्या किया मैंने? इनिशियली रिएक्टेंट मौजूद था, जब ऑब्जर्व किया गया इक्विलिब्रियम पर तो सर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो सर थ्योरेटिकल वॉल्यूम केवल हम किसका कंसीडर करके चल रहे थे? रिएक्टेंट का। बट ऑब्जर्व किया गया तो सर ऑब्जर्व वॉल्यूम जो है वो रिएक्टेंट का भी होगा और प्रोडक्ट का भी होगा। तो हमने मोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 मोल मानकर चला, तो इसको मैं जनरलाइज भी कर दूंगा अभी कि सर हम जनरल फॉर्मूला क्या बनाए इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल मैंने मानकर चला तो सर dt अपॉन डी नोट इक्वल टू वी नोट अपॉन vt। ये यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर ये आ गया, तो 22 दोनों काट दूं तो सर क्या बन गया dt माइनस डी नोट इक्वल टू कितना 1 प्लस अल्फा। लिख सकता हूं क्या? तो सर यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई सर dt माइनस डी नोट, dt माइनस dt बाई डी नोट माइनस 1 कर दूं क्या? इस 1 को इधर ले आया, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सर dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट, dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट सर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। सर अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, मतलब सर इनिशियली रिएक्टेंट वहां पर मौजूद था, बट अगर हमने कोई टेम्परेचर बढ़ाया या कुछ और कंडीशन अप्लाई की तो वहां रिएक्टेंट भी होगा या प्रोडक्ट भी होगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया d माइनस डी अपॉन डी, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। ठीक है, थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड, थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड। अगर आपको इसमें पूछे परसेंटेज में बताओ तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? लिखा सबने यहां तक कि सर अल्फा का फॉर्मूला आया dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट, dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट। बट सर ये जो आपने डेरिवेशन किया ये कितने मोल मानकर किया? 1 मोल। अगर सर हम ये लिख लिया क्या सबने? ये लिख लिया सबने। अगर सर हम इसको जनरलाइज कर दें कि सर यहाँ पर 1 मोल ना हो n1 मोल्स हो तो हम इसको कैसे डेरिवेशन करेंगे? ऐसे ही डेरिवेशन होगा उसका भी। और सर इसको हम जनरलाइज ना लिखें, जनरली फॉर्मूला 1 मोल के लिए ही पूछा जाता है, बट कभी कभी हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए, कभी कभी टफ क्वेश्चन बनाने के लिए 1 मोल से ज्यादा भी अपन से पूछा जा सकता है। अगर जनरली 1 मोल के लिए पूछे तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, इसको अगर हम करेंगे तो अल्फा फ्रैक्शन में आएगा, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। बट अगर सर कोई जनरल फॉर्मूला हमसे लिख दे जैसे कि सर n1a से यहाँ पर हमने कोफिशिएंट कितना लिया था अभी? 1। अगर कोई जनरल फॉर्मूला लिख दे n1a से सर n2b प्लस n3c, ये सारे गैस हैं। वेपर डेंसिटी जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? गैस के लिए। क्लियर है सबको कि वेपर डेंसिटी किसके लिए डिफाइन होती है? गैस के लिए। तो अगर हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिखें तो सर अल्फा का फॉर्मूला बनता है n1 अपॉन डेल्टा ng, n1 अपॉन डेल्टा ng, वही वापस फॉर्मूला dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट। ये याद रखें अच्छे से फॉर्मूला, किसी जनरल रिएक्शन के लिए अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा n1 अपॉन डेल्टा ng dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट, ये जनरल फॉर्मूला।
मैक्सिमम क्वेश्चन हमें 1 मोल के लिए पूछे जाते हैं, बट कहीं अगर हमसे 1 मोल के ज्यादा अगर कहीं पूछ ले तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर N1 क्या है? स्टाइको मेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, बोलो भाई, रिएक्टेंट। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी पहले भी निकाल चुके हैं क्या आप? अरे बोले भाई, डेल्टा एन जी क्या है यहां पर? डेल्टा एन जी क्या है सर? N2 प्लस N3 माइनस N1, ठीक है क्या? या इसको क्या लिख दें? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसा हमने पहले निकाला था वही है यहां पर, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट किसको लेकर चलना है? गैस को। सॉलिड वाले में पूछेगा भी नहीं आपसे, जनरली यही पूछेगा। तो अल्फा इक्वल्स टू N1 अपॉन डेल्टा एन जी dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट। अल्फा इक्वल्स टू N1 अपॉन डेल्टा एन जी dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट। N1 क्या है सर वहां पर? रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और N2 N3 क्या है सर वहां पर? कि सर प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट हमें डेल्टा एन जी निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल के उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपके साथ थोड़ा सा क्या किया जाएगा कि सर माइंड गेम खेला जाएगा। वो माइंड गेम कैसे है मैंने बताता हूँ, पहले इसको लिखें कि सर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको छुपा ली जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन आपको खुद से निकालनी। कैसे निकालनी उस पर हम बात करते हैं। 1 मोल के लिए है तो सिंपल dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट लगाकर आंसर आ जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको dt कभी भी मेंशन नहीं किया जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में dt मेंशन नहीं किया जाएगा। कर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में dt मेंशन कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ 99% क्वेश्चन में कभी भी dt आपको मेंशन नहीं किया जाएगा। तो अपने को दिमाग में बिठा लेना है कि सर हम dt कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट का मोलर मास डिवाइड बाई, क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता ही क्या है? मोलर मास डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई 2। थ्योरेटिकली वहां पर कौन मौजूद है? रिएक्टेंट। थ्योरेटिकली वहां पर कौन मौजूद है? रिएक्टेंट। लिखा सबने वहां तक? तो नीचे लिखें अल्फा इक्वल्स टू, लास्ट है, अल्फा इक्वल्स टू N1 अपॉन डेल्टा एन जी dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट। नीचे लिखें theoretical vapor density, if theoretical vapor density is not mentioned in the question, if theoretical vapor density is not mentioned in the question, if theoretical vapor density is not mentioned in the question, then dt equals to m of dt equals to mt divided by t equals to m reactant divided by 2 molar mass of, ऐसे लिख दें, molar mass of reactant divided by 2। क्या ले लेंगे? molar mass of reactant divided by। तो अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी ये मेंशन नहीं किया जाए तो ये याद रखना कि सर हम कभी भी इस क्वेश्चन में हमें एमटी मेंशन नहीं होगा तो सर हम एमटी की वैल्यू क्या ले लेंगे? रिएक्टेंट का मोलर मास डिवाइड बाई 2। रिएक्टेंट का मोलर मास डिवाइड बाई 2। 1 मिनट लास्ट लूंगा मैं आपका। अगर मैं dt को लिखूं तो dt को क्या मैं mt बाई टी ले सकता हूं क्या? बोले भाई। डी नोट को क्या ले सकता हूं सर यहाँ पर? डी नोट इक्वल्स टू कितना? एम नोट बाई 2। तो यहां पर अगर मैं mt लिखूं तो क्या है सर? थ्योरेटिकल मोलर मास। क्या है सर? थ्योरेटिकल मोलिक्यूलर वेट और मोलर मास। क्वेश्चंस इसके मैं कल करा दूंगा आपको। और एम नोट क्या है? ऑब्जर्व्ड मोलिक्यूलर वेट और मोलर मास। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं बनता है। उसी फॉर्मूले में वापस रख दो
एम टी बाई 2 रख दो, एम नॉट बाई 2 रख दो, एम नॉट बाई 2 रख दो, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे बोलो भाई, यहां पर मैं एम टी बाई 2 रख दूं, एम नॉट बाई 2 रख दूं, एम नॉट बाई 2 रख दूं, तो 2 2 क्या हो जाएगा सूर्य में? कैंसिल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अल्फा का क्या बन जाएगा सर यहां पर? अल्फा इक्वल्स टू थ्योरेटिकल मोलर मास, या फिर पहले लिखें m1 अपॉन डेल्टा एन जी इंटू एम टी माइनस एम नोट डिवाइड बाई एम नोट। क्लियर है क्या सबको? कभी भी आपको थ्योरेटिकल मोलर मास नहीं दिया जाएगा। थ्योरेटिकल मोलर मास आप कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट का जो मोलर मास होगा वही क्या हो जाएगा वहां पर? थ्योरेटिकल मोलर मास हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसके एक दो क्वेश्चंस हैं, करके देखना, लास्ट मॉड्यूल तक बन जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल एक दो क्वेश्चन इसके अपन यहाँ पर सोल्व एग्जांपल करेंगे, उसके बाद अपन इसको प्रोसीड करते हैं। तो दोनों चीज याद रखना है, n1 अपॉन डेल्टा एन जी वेपर डेंसिटी की टर्म में पूछे तो dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट, और मोलर मास के टर्म में पूछे तो mt माइनस एम नोट अपॉन एम नोट। थैंक यू। बीच वाला लिख लिया सबने? बीच वाला नहीं लिखा?